देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां से हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां हमारा एक लगाव होता है जो कोसों दूर स्थित होता है। आज की कहानी मथुरा नामक एक रेलवे स्टेशन की है। तो आइए जानते हैं इस स्टेशन की एक ऐसी खौफनाक दास्तां जिसके बाद इस स्टेशन को देखने का नजरिया लोगों के दिमाग से बदल गया। शनिवार का दिन था और बड़े बुजुर्गों के अनुसार शनिवार का दिन एक ऐसा समय होता है जब बुरी शक्तियां अपना कहर ढाने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाती हैं। महेंद्र नाम का एक 40 वर्षीय आदमी किसी जरूरी काम हेतु मथुरा जंक्शन से होता हुआ आगरा के खातिर सफर करने वाला था। इनका सफर बहुत लंबा होने के साथ साथ कठिनाइयों से भरपूर था, लेकिन इस सफर को पार करने से पहले ही जिन्होंने इस स्टेशन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में सुना जिसे सुनकर इनकी आंखों से रक्त बहने लगा, या फिर यूं कहें कि डर और खौफ का नाम उनके चेहरे पर साफ साफ झलकने लगा। शनिवार के उस दिन जब महेंद्र मथुरा रेलवे जंक्शन पर पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं थी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि यात्रियों में इधर उधर हड़कंप मची हुई थी। कुछ लोगों को खाने की सख्त आवश्यकता थी तो कुछ प्यास के मारे मरते जा रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। इसी बीच महेंद्र को पता चला कि उसकी ट्रेन रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास स्टेशन पर पहुंच जाएगी। और फिर क्या था, महेंद्र ट्रेन का इंतजार करते हुए स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया। लेकिन उन्हें इस स्टेशन के ऊपर तकरीबन 1 घंटा बिताना था, जिस वजह से वो बैठे बैठे अब उबने लगे थे। जब उन्होंने ठीक से जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि ट्रेन रात के लगभग 8:30 बजे नहीं बल्कि 10:30 बजे पहुंचेगी, जब ठंड अपना पूरा जोर दिखा चुकी होगी। और उस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा था, तो रात के समय में लोग अपनी अपनी चादर ओढ़कर इधर उधर बैठे हुए थे। इसी बीच महेंद्र भी अपनी एक चादर लेकर स्टेशन से बाहर निकल गया, क्योंकि वहाँ चारों तरफ यात्रियों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। और एक अच्छी बात तो ये थी कि उस स्टेशन के अगल बगल में फैला हुआ सारा इलाका उस स्टेशन के अंडर ही आता था, जिस कारण यात्रियों का रुकना मना नहीं था। उसके बाद महेंद्र वहीं पर मौजूद एक छोटी सी पेड़ की शाखा के नीचे बैठ गए। और उन दोनों सर्दियों का मौसम था, तो सूरज भी बहुत ही जल्दी आसमान से गायब हो जाता है और रात के 7 बजे अंधेरा अपनी पूरी छाँव छोड़ देता है। अभी महेंद्र चुपचाप बैठा ही था कि अचानक ही उसकी नज़र कुछ लोगों के ऊपर गई जो एक भट्टी में आग जलाकर अपने हाथों को तपा रहे थे। महेंद्र का पूरा बदन एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, तो वो भी अपने शरीर को थोड़ा बहुत गर्म बनाने के लिए उसी तरफ चल दिया। वहां पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां पर 2 लोग बैठे हुए थे जिन्होंने अपने बदन के ऊपर काली कंबल ओढ़ रखे थे। महेंद्र उन लोगों के पास पहुंचते हुए उनके बगल में बैठ गया और उनसे बातचीत करते हुए बोला, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लेकिन महेंद्र की इस बात पर उनका कोई जवाब ही नहीं आया। पहले तो महेंद्र को लगा कि शायद इन लोगों का स्वभाव बड़ा ही कठोर है, जिस वजह से इन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब महेंद्र वहां से उठते हुए वापस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा तो उनमें से एक आदमी बोल पड़ा, भैया हम कब्रिस्तान में ही रहते हैं। और फिर बस इतना सुनते ही महेंद्र के शरीर में सनसनी सी मच गई। उसे उस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। और इतने में ही उन दोनों में से वो दूसरा शख्स बोल पड़ा, कब्रिस्तान के अंदर हम वहाँ की रखवाली करते हैं। तब जाकर महेंद्र की सांसों में सांस आई, वरना उसने तो इन दोनों को प्रेत ही समझ लिया था। और उसके बाद महेंद्र एक तभी जुबान से बोल पड़ा, भाई साहब आपको यहाँ डर नहीं लगता? क्योंकि मैंने तो सुना है कि कब्रिस्तान जैसे इलाके में खोकार जिन वास करते हैं। और महेंद्र की बात सुनकर उनमें से एक आदमी एक हंसी को टरका देता हुआ बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ भूत पिशाच ही निवास करते हैं, और कुछ ऐसे भूत जिनकी असीमित शक्तियाँ उस वक्त को और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाती हैं जब शनिवार की रात हो या फिर अमावस्या का दिन। महेंद्र इन सब बातों को सुनकर मनोरंजन के साथ साथ भय का एहसास फील कर रहा था। इससे पहले कि महेंद्र उन लोगों की बातें सुन पाता, उनमें से एक आदमी बोल पड़ा, मैंने तो इतना भी सुना है कि इस स्टेशन पर भी कुछ पैरानॉर्मल ताकतें शनिवार को किसी न किसी एक इंसान को अपना शिकार बना लेती हैं। और ये सब बातें कहीं ना कहीं महेंद्र के दिल में डर और खौफ का एक एहसास करवा रही थी।
फिर महेंद्र को भी यही चिंता सताने लगी कि कहीं उसका भी सामना किसी भूत प्रेत से ना हो जाए, क्योंकि उसको इन चीज़ों से बेहद डर लगता था। लेकिन घर जाने के लिए उसे किसी भी हालत में रेलवे स्टेशन से आगरा वाली ट्रेन तो पकड़नी ही थी। महेंद्र का इंटरेस्ट लगातार उनकी बातों में बढ़ता जा रहा था, तो महेंद्र की मांग थी कि वो उन्हें और भी कुछ ऐसा बताए जिससे वो उन काली शक्तियों से बचकर वहां से निकल सके। तो उन दोनों का कहना था कि जब तक तुम्हारे हाथ में रोशनी की कोई वस्तु होगी तब तक वो काली शक्तियाँ तुम्हें कोई भी आघात नहीं पहुंचाएंगी। ये सब सुनकर महेंद्र को थोड़ी बहुत राहत की सांस मिली, और इसी तरह बातें करते हुए महेंद्र को पता ही नहीं चला कि कब वक्त बीत गया। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास महेंद्र को पता चला कि उसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है, जिसमें अब सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा था। महेंद्र उन लोगों को वहीं छोड़कर स्टेशन पर पहुंच गया, और स्टेशन पर पहुंचने के बाद मानो महेंद्र एक पल के लिए हैरानी के समुद्र में डूब गया, क्योंकि उसने देखा कि स्टेशन के ऊपर उसके अलावा कोई दूसरा आदमी मौजूद ही नहीं था। पूरा का पूरा स्टेशन बस 1-1.5 घंटे के अंदर ही एकदम वीरान सा बन चुका था। और तभी महेंद्र को ऐसा फील हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। लेकिन स्टेशन पर पहुंचने से पहले जब उसने पूरे दृश्य को ध्यानपूर्वक देखा था तो वहां तो कोई भी नहीं था। लेकिन इस बार जब वो अपने पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक लंबी सी लकड़ी थी, और वो महेंद्र को अपने पीछे आने का इशारा भी कर रहा था। और फिर पता नहीं अचानक महेंद्र को ऐसा क्या हुआ कि वो ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर कुछ देर के लिए महेंद्र अपनी सुध-बुध खो चुका था। वो खुद इस बात से अनजान था कि वो इस समय क्या करने जा रहा है। वो बस किसी भीगी बिल्ली की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर और आगे जाने के बाद तब जाकर महेंद्र को थोड़ा सा ध्यान आया, तो उसने देखा कि अब वो स्टेशन की बेंच से काफ़ी दूर आ चुका था। साथ ही उसका सारा सामान वहीं पर छूट चुका था। महेंद्र को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर उसे याद आया कि कुछ टाइम पहले उसके जस्ट आगे एक आदमी चल रहा था, और उस आदमी के इरादे भी बिल्कुल नेक नहीं थे। और शायद उसी आदमी की वजह से महेंद्र एक ऐसी जगह पर था जहां स्टेशन का अंतिम छोर पड़ता है। जब उसने अपनी नज़र अपने हाथ में पहन रखी घड़ी पर दौड़ाई तो उसने देखा कि रात के लगभग 10:30 बज चुके थे और ट्रेन के आने का समय भी हो चला था। मगर एक अच्छी बात तो ये थी कि उस समय ट्रेन स्टेशन पर पहुंची नहीं थी। लिहाजा महेंद्र अपने कदमों को और भी तेज गति से बढ़ाते हुए जल्दी से जंक्शन के पास पहुंचा, और रेलवे ट्रैक के पास पहुंचने के 1 मिनट बाद ही उसकी ट्रेन भी आ गई। लेकिन जब से महेंद्र थोड़ा बहुत होश में आया था तब से उसका शरीर उसे बहुत कमज़ोर महसूस हो रहा था। वो किसी तरह ट्रेन में चढ़ा तो उसे अपने जेब में किसी चीज़ के होने का आभास हुआ। उसने जब अपना हाथ अपनी जेब के अंदर डाला तो एक छोटी सी हड्डी उसके जेब में थी। एक हड्डी का इस तरह अपने आप जेब में आ जाना कोई आसान काम नहीं होता। एक बार फिर महेंद्र सब कुछ समझ चुका था। पता नहीं आज उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि वो सही सलामत ट्रेन के अंदर दाखिल हो चुका था। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया, और बस कुछ ही देर के बाद ही ट्रेन स्टेशन को छोड़ चुकी थी। हालांकि महेंद्र जिस बोगी के अंदर बैठा हुआ था उस बोगी के अंदर यात्रियों का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन जब महेंद्र यूं ही इधर उधर भटकने के लिए दूसरी बोगी में पहुंचा तो उस बोगी के अंदर यात्रियों की काफ़ी भरमार थी। चारों तरफ लोगों का जमावड़ा मौजूद था। महेंद्र समझ चुका था कि सिर्फ उसी की बोगी है जिसके अंदर कोई भी यात्री नहीं है। बाद में वो बिना कुछ देखे बोगी में आकर अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके अपनी सीट पर लेट गया। एक शोर की चीख के साथ जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसके सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी, और उस लड़की के बाल खुले हुए थे, साथ ही उसके हाथ खून से सने हुए थे। पता नहीं उस लड़की की ऐसी दशा किसने की होगी। महेंद्र को लगा कि शायद इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, जिस कारण उसने उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे क्या हुआ आपको? मगर महेंद्र नहीं जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अभी महेंद्र ने उस लड़की का हाथ पकड़ा ही था कि उस लड़की ने महेंद्र को जोर से धक्का मार दिया और वो एकदम से पीछे गिर पड़ा। उसका हाथ किसी ऐसी चीज़ पर टिक गया जो बड़ी ही गीली गीली थी। जब वो अपने पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी,
और उसके बदन से कुछ बह रहा था। और इतने में ही उस लड़की ने महेंद्र के बाल पकड़ लिए और उसके बालों को पकड़ते हुए वो उसे घसीटने लगी। घसीटते हुए वो उसे एक ऐसे स्थान पर लेकर गई जहां शायद बाथरूम बना हुआ था। उसके अंदर से एक भयानक बदबू निकल रही थी जो बड़ी ही गंदी बदबू थी। महेंद्र को मालूम पड़ चुका था कि वो गलत जगह पर फंस चुका है और उसका अब यहाँ से बचकर निकलना ना के बराबर है। तभी उस लड़की ने एक डरावनी हंसी को हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी, मानो वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक खोखा डायन हो। अभी तक महेंद्र की नज़रें सिर्फ उसी लड़की पर बनी हुई थी, लेकिन जब उसने उसके पास में खड़े हुए एक बुढ़े आदमी को देखा तो महेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। असल में इस आदमी ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे कपड़े स्टेशन के ऊपर दिखाई दिए उस आदमी ने पहन रखे थे, जिसने कुछ पल के लिए महेंद्र के दिमाग को उसके कंट्रोल से बाहर कर दिया था। और इतना समझने के बाद महेंद्र इस बात से भी अच्छी तरह रूबरू हो चुका था कि ये सारा कांड जरूर उस स्टेशन से ही हुआ है जहां से ही उन आत्माओं ने उसका पीछा किया है। अब महेंद्र को बचने का कोई भी उपाय दिख नहीं रहा था। उसे ट्रेन से उतरने के बाद किसी ऐसे स्थान पर पहुंचना था जहां तक ये भूत प्रेत जैसी अनोखी चीज बिल्कुल ना पहुंच सके। इससे पहले महेंद्र को सोच पाता उसके पैरों के ऊपर किसी ने जोर से काट लिया और तब जाकर महेंद्र को पता चला कि असल में ये उसका एक बेहद बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका था। लेकिन सपने की असलियत अभी उसके सामने जाहिर होने वाली थी। अपनी आंखें खोलने के बाद उसकी नज़र सबसे पहले अपने सामने खड़ी उसी लड़की पर पड़ी जो दिखने में बड़ी ही डरावनी लग रही थी। ये वही लड़की थी जो उसके सपने में नजर आई थी और उसके बिल्कुल बगल में एक अधबुड्ढा शख्स भी खड़ा हुआ दिखाई दिया जिसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी थी और वो उस लकड़ी से महेंद्र को नीचे उतरने का इशारा भी कर रहा था। उसके मन में तो अभी भी काफ़ी डर बैठा हुआ था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये विश्वास हो चुका था कि नीचे उतरने के बाद उसके लिए एक क़यामत ज़रूर आएगी। लेकिन जब भूत सामने खड़ा हो और वो कुछ करने को कहे तो अवश्य ही ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो डर के मारे वो कार्य ना करें। इस बार ही महेंद्र नीचे उतर गया। इससे पहले कि वो लड़के और बुजुर्ग महेंद्र को कोई आघात पहुंचा पाते, वो अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकते हुए वहां से भागने लगा और वो दूसरी बोगी के दरवाजे के पास पहुंच गया। फिर उस दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब उसने वहां के दरवाजे को खोलना चाहा तो वो दरवाजा उसकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं खुल पाया। इतने में ही महेंद्र को अपने पीछे से घुंघरू की आवाज़ें सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनकर महेंद्र पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे वही लड़की थी जो उसके सपने के साथ असल में उसे दिखाई दे रही थी। लेकिन अब उसने कुछ पुराने कपड़े पहन रखे थे, कुछ ऐसे कपड़े जो पहले राजा व महाराजा पहना करते थे। उसे उस वेशभूषा में देखकर महेंद्र थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन वो कुछ देर में ही समझ गया कि ज़रूर ये आत्मा कोई बेहद पुरानी आत्मा है जो स्टेशन के ऊपर अपनी जगह समझकर राज करती होगी। और शनिवार का दिन भी था तो ऐसे में महेंद्र के पीछे बुरी आत्माओं का लगना एक आम बात थी। फिर वो लड़की महेंद्र की आंखों के ही सामने नाचने लगी, कुछ ऐसा नाच जो राजा महाराजाओं को बेहद पसंद आता था। लेकिन नाचते हुए उसने अपना सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह एक भयानक खौफनाक मंजर को देखकर महेंद्र तो पूरा हिल चुका था। उसने जोर जोर से दूसरी बोगी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और शायद कुछ लोग अभी भी जगे हुए थे जिन्होंने उस बोगी के दरवाजे को खोल दिया। और मौके पर ही महेंद्र अपनी जान बचाता हुआ उस दूसरी बोगी के अंदर पहुंच गया जिसके अंदर लोगों की भरमार थी। महेंद्र की बुरी दशा देखने के बाद जब उन लोगों ने इसके बारे में पूछा तो उसने अपने साथ हुई पूरी आप बीती के बारे में विस्तार से बताया। तो उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि मथुरा नामक उस स्टेशन पर कुछ प्राचीन आत्माएं भटकती हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा राज करता था, लेकिन उसकी प्रेमिका एक समारोह के दिन दरबार में नाच रही थी और एक गहरी चोट की वजह से उसकी मौत हो गई। जिस दिन के बाद उस लड़की के साथ साथ उसके बाप की आत्मा भी उसी इलाके में घूमती फिरती है, जो शनिवार के दिन लोगों को मारने के बाद अपनी शक्तियों को दुगना करने की कोशिश करती है। सदियों पुरानी भटकती हुई आत्माएं हर किसी को मौत के घाट उतारने में सक्षम है और काफ़ी लोगों को इन्होंने अपने माया जाल में फंसाकर मृत्यु के घाट भी उतारा है।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।